हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। और हम देख रहे थे घटनासार करंट ईयरली के समसामयिकी वार्षिकी सेगमेंट को। हम 4 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे योजना और आयोग वाला सेक्शन। ठीक है, आपने लोड नहीं लेना है। अब जो समसामयिकी वाला जो सेगमेंट है वो मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, बाकी जो राष्ट्रीय हो गया, अंतर्राष्ट्रीय हो गया, उसका जो अपडेटेड पार्ट है वो मैं टेलीग्राम पर एमसीक्यू के थ्रू करवा रहा हूँ। वन लाइनर है, वन लाइनर अगर टाइम मिला तो जो भी मतलब वीडियो होगा, एक वीडियो बनेगा वन लाइनर का, वो कर लेंगे। तो आप बाकी सेगमेंट कवर करते रहिए, समसामयिकी आप मुझ पे छोड़ दीजिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से करा दूंगा। अब ज़्यादा आपाधापी मचाने का मतलब ये नहीं है कि हो सकता है ये मैं पढ़ा भी दूँ, 3 घंटे का वीडियो बना दूँ, लेकिन उसका कोई रिजल्ट ना आए। तो आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, बाकी आप जो भी पढ़ रहे हो घटनासार से जो सेगमेंट, उसको रिवाइज करते रहो लगातार। ठीक है, और शाम तक हो सकता है आपको एक नया वीडियो भी मिल जाए। तो बाकी चलिए शुरू करते हैं। तो योजना और परियोजना में पहला टॉपिक है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ठीक है, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना की बात करें तो 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई। और इसका उद्देश्य क्या है? देश में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और युवाओं को सशक्त बनाना। अब यहाँ से नाम से स्पष्ट हो जाएगा कि विकसित भारत रोजगार योजना। ठीक है, लेकिन है किसके लिए? जो युवा हैं उनके रोजगार का सृजन करना है। लगभग 1 लाख करोड़ के बजट वाली यह महत्वाकांक्षी योजना अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ नौकरियां देने का लक्ष्य रखती है। तो ये याद रखिएगा, बजट जो एलोकेट हुआ है उसको कितना, 1 लाख करोड़ का हुआ है। और अगर हम बात करें कितना जो पैसा देना, मतलब कितने लोगों को नौकरी देनी है, तो 2 वर्षों में 3.5 करोड़ लोगों को नौकरी देने का लक्ष्य है। ठीक, अगर हम इसकी बात करें कि ये योजना किसके द्वारा क्रियान्वित होगी, तो इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के माध्यम से लागू किया जा रहा है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। इस योजना को औपचारिक रूप से 1 अगस्त 2025 को शुरू किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, 15 अगस्त 2025 को घोषणा जरूर हुई है, लेकिन शुरू कब हुई है? 1 अगस्त 2025 से योजना शुरू की गई है। फिर यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। कई बार बता चुका हूं, अगर आप वीडियो देखते होगे, कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना होती है मतलब इसमें पूरा जो वित्त पोषण होगा वो केंद्र सरकार करेगी। लेकिन अगर वहीं आ जाता है स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो वहां पर केंद्र और राज्य के बीच में हिस्सेदारी आ जाती है। ठीक है, फिर कार्यान्वयन निकाय की बात करें, अगर हम मंत्रालय की बात करेंगे तो इसमें श्रम और रोजगार मंत्रालय आ जाएगा और उसके साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आ जाएगा। ठीक है, अगर संगठन पूछा जाए तो लगा दीजिएगा ईपीएफओ, और अगर मंत्रालय आ जाए तो श्रम और रोजगार मंत्रालय, ये जो पीएम, ठीक है, विकसित भारत रोजगार योजना है, इसके अंतर्गत आएगा। अगला है निवेशक दीदी 2 का शुभारंभ हो गया है। तो निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण जो कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, इसने 1 सितंबर 2025 को हैदराबाद के पटेलगुड़ा पंचायत से अपने प्रमुख कार्यक्रम निवेशक दीदी का दूसरा चरण जो है शुरू किया है। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो निवेशक दीदी कार्यक्रम है ये किसके अंतर्गत आ रहा है? निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण यानी IEPFA के अंतर्गत आता है, जो कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय। अगर मंत्रालय पूछा जाए कि निवेशक दीदी जो कार्यक्रम है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत है, तो याद रखिएगा ये कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत है। और थोड़ा और स्पेसिफिक पूछ ले, ठीक है, या किस मतलब एजेंसी के अंतर्गत है, तो निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण के अंतर्गत निवेशक दीदी कार्यक्रम चल रहा है। 1 सितंबर 2025 को हुआ क्या है? निवेशक दीदी कार्यक्रम का दूसरा चरण जो है वो शुरू किया गया है। अब यह पहल है क्या? तो यह पहल महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा की अवधारणा पर आधारित है। मतलब महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा ये अवधारणा इस पर चल रही है। दूसरे चरण के तहत इस कार्यक्रम को ग्राम पंचायत और गांव स्तर तक विस्तारित किया जाएगा। याद रखिएगा, ग्राम पंचायत और गांव स्तर तक विस्तारित किया जाएगा दूसरे चरण के अंतर्गत, बस इतना याद रखना है। फिर है निजुत मोइना 2.0। अब निजुत मोइना योजना जो है ये है कहाँ की? तो ये असम की योजना है। ठीक है, असम की योजना है। इसे 6 अगस्त 2025 को निजुत मोइना 2.0 योजना की शुरुआत की गई है। और कहाँ से? गुवाहाटी विश्वविद्यालय से की गई। इतना स्पेसिफिक नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है कि कहाँ से संबंधित है, तो असम से। शुरुआत 6 अगस्त 2025 को हुई है। उद्देश्य क्या है? ये जो बालिकाएं हैं इनकी उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाना और ड्रॉप आउट दर कम करना है। ठीक है, कहाँ पर? उच्च शिक्षा, ये याद रखना आपने कि बालिकाओं के उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाना है और जो ड्रॉप आउट दर है उसको कम करना है। योजना के तहत क्या है कि प्रथम वर्ष की छात्राओं यानी हाई स्कूल, ठीक है, हाई स्कूल प्रथम वर्ष की छात्राओं को 10,000 रुपये वार्षिक दिया जाएगा। जो स्नातक स्तर की छात्राएं हैं इन्हें 12,500 वार्षिक दिया जाएगा। और जो स्नातकोत्तर यानी अगर हम पीजी की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएट, तो वहां पर इन्हें 25,000 रुपये वार्षिक सहायता दी जाएगी। और यह, ठीक है, और ये जो सहायता है ये 10 माह तक मासिक किस्तों में प्रदान की जाती है। ठीक
ठीक है, 12 माह के लिए नहीं, 10 माह तक मासिक किस्तों में प्रदान की जाएगी। और यह योजना केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों की छात्राओं के लिए है, तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त जो संस्थान है उनके लिए है, ये प्राइवेट कॉलेजेस की जो गर्ल्स हैं उनके लिए नहीं है। अगला है प्रोजेक्ट आरोहण, ठीक है। तो 26 अगस्त 2025 को NHAI ने, अब इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए, क्यों, ये अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो प्रोजेक्ट ये आरोहण जो है 26 अगस्त 2025 को NHAI, अब इसका जो फुल फॉर्म होता है ये क्या होता है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, और इन्होंने दिया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, ठीक है। भांग खा के बनाया है, तो यहाँ पर आप इसको छोड़ देना और इसको क्लियर भी कर लेना कि ये जो प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया गया है ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नहाई के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। और यह एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य है छात्रवृत्ति, मेंटरशिप और कौशल निर्माण पहल के साथ टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की उच्च शिक्षा का समर्थन करना। ये जो टोल प्लाजा कर्मचारी हैं उनके बच्चों की उच्च शिक्षा का समर्थन करना। प्रोजेक्ट आरोहण 26 अगस्त 2025 को शुरू हुआ। शुरू किसने किया है, नहाई यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। अब इस योजना का क्रियान्वयन कौन करेगा, तो भारत केयर्स द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है, फिर से रिपीट कर देता हूं। प्रोजेक्ट आरोहण 26 अगस्त 2025 को, ठीक है, नहाई यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा शुरू किया गया। और उद्देश्य क्या है इसका, कि ये जो टोल प्लाजा कर्मचारी के बच्चे हैं उन्हें उच्च शिक्षा में मार्गदर्शन देना है। अगर हम बात करें इस योजना का क्रियान्वयन कौन करेगा, तो क्रियान्वयन करेगा भारत केयर्स, ठीक है। अब छात्रवृत्ति की बात हुई है, तो कितनी छात्रवृत्ति दी जाएगी, तो जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक, ठीक है, जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक आयोजित पहला चरण है अभी ये। और छात्रवृत्ति के तहत 12,000 रुपये कक्षा 11, ठीक है, कक्षा 11 से स्नातक तक 12,000 रुपये दिए जाएंगे और 50,000 रुपये दिए जाएंगे स्नातकोत्तर छात्र को मिलेगा, यानी जो पीजी वाले छात्र हैं उन्हें 50,000 रुपये मिलेगा। बाकी जो कक्षा 11 से स्नातक तक हैं उन्हें 12,000 रुपये दिया जाएगा। प्रोजेक्ट आरोहण आपको ऐसे याद रखना है। फिर मिशन सुदर्शन चक्र की बात करें तो 15 अगस्त 2025 को 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की है। कब की है, 15 अगस्त को की है। अब यह है क्या, यहाँ पर देख लेते हैं। यह महत्वाकांक्षी 10 वर्षीय मिशन भारत की महत्वपूर्ण संस्थाओं और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा स्वदेशी तकनीक से सुनिश्चित करेगा। मिशन सुदर्शन चक्र भारत का स्वदेशी आयरन डोम या गोल्डन डोम जैसी वायुरक्षा प्रणाली है। अब आयरन डोम किससे संबंधित है, जो आयरन डोम वायुरक्षा प्रणाली है ये इजराइल की है, ठीक है। और अगर हम गोल्डन डोम वायुरक्षा प्रणाली की बात करें तो ये किसकी है, अमेरिका की है, ये भी याद रखना। अब जो मिशन सुदर्शन चक्र है वो वायुरक्षा प्रणाली है और ये किसकी है, भारत की है। हो सकता है मैचिंग में पूछ ले। डीआरडीओ ने मिशन सुदर्शन चक्र के तहत अगस्त 2025 को एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। तो ये सारी चीजें हो गई। फिर है मत्स्य शक्ति परियोजना। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री हैं श्री जॉर्ज कुरियन। इन्होंने 28 अगस्त 2025 को मत्स्य शक्ति परियोजना का शुभारंभ केरल के समुद्र तटीय शहर कोवलम तिरुवनंतपुरम में किया है। तो ये जो मत्स्य शक्ति परियोजना है, ठीक है, कब शुरू हुई है, 28 अगस्त को ये योजना शुरू की गई है। कहाँ से इसका शुभारंभ हुआ है, कोवलम तिरुवनंतपुरम से शुभारंभ हुआ है। फिर अगर हम देखें, यह परियोजना 1 वर्षीय चरणबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से मछुआरा परिवारों को सामाजिक आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देगी। तो ये जो मछुआरा परिवार हैं उन्हें बेसिकली क्या दिया जाएगा, एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ट्रेनिंग दी जाएगी। और कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, ठीक है, 1 साल के लिए, 1 वर्षीय लिखा है यहाँ पर, 1 वर्षीय ट्रेनिंग दी जाएगी इनको स्टेप वाइज। और इससे क्या होगा, इनका सामाजिक आर्थिक कल्याण होगा। अब क्रियान्वयन कौन कर रहा है, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के विजिंझम क्षेत्रीय केंद्र द्वारा इसका किया जा रहा है क्रियान्वयन, ठीक है। अब इतना बहुत ज्यादा डिटेल में मंत्रालय याद रखोगे तो क्या है, मंत्रालय कौन सा है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। बाकी और अगर स्पेसिफिक पूछ लिया तो ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के विजिंझम क्षेत्रीय केंद्र द्वारा किया जा रहा है। बहुत कम पॉसिबिलिटीज हैं कि इतना ज्यादा डीप जाके पूछेगा, ठीक है। अगली है मेरिट योजना, ठीक है। तो 8 अगस्त 2025 को 4200 करोड़ की बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान सुधार तकनीकी शिक्षा योजना यानी मेरिट मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन को मंजूरी मिली है। कब मिली है, 8 अगस्त 2025 को मिली है। 4200 करोड़ की टोटल लागत है, जिसका उद्देश्य क्या है, 2025-26 से 2029-30 तक देश भर के सरकारी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और सुशासन को सुदृढ़ करना है। कहाँ पर, जो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है और पॉलिटेक्निक संस्थान है, ये याद रखना, सरकारी वर्ड लगा हुआ है, ठीक है।
5 वर्ष तक चलने वाली, अब योजना 5 वर्ष तक चलेगी। आपने देखा यहाँ पर 2025 से 2029-30, ठीक है। 5 वर्षों तक चलने वाली इस योजना में 275 संस्थान शामिल होंगे और इस योजना में 2100 करोड़ का ऋण जो है वो विश्व बैंक से मिलेगा। तो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी कि ये जो 4200 करोड़ रुपए है, ठीक है, 4200 करोड़ रुपए टोटल इसको बजट मिला है और इसका जो 2100 करोड़ यानी 50% जो ऋण है वो किसने दिया है, विश्व बैंक ने दिया है। तो परसेंटेज फॉर्म में पूछ सकता है और पैसे के फॉर्म में भी पूछ सकता है कि कितना दिया। तो 2100 करोड़ रुपए का जो ऋण दिया है वो वर्ल्ड बैंक ने दिया है। परसेंटेज में बात करेंगे तो 50%, ठीक है। बस इतना ही देखना है, बाकी आगे चल लेते हैं। आगे है हिमाचल प्रदेश में माई डीड योजना की शुरुआत हुई है। तो ये जो माई डीड योजना है कहाँ शुरू हुई है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 11 जुलाई 2025 को माई डीड नामक NGDRS यानी नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम पायलट परियोजना का शुभारंभ किया है। यह पहल राज्य में भूमि पंजीकरण प्रक्रिया को आधुनिक, पारदर्शी और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो कुल मिला के इसमें क्या है, ये जो माई डीड योजना है हिमाचल प्रदेश से रिलेट करती है। और अगर हम बात करें है क्या, तो ये जो भूमि पंजीकरण प्रक्रिया है इसको ट्रांसपेरेंट बनाना है और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाना है, ठीक है। फिर है धरती आबा जन भागीदारी अभियान। 15 जून 2025 को ये अभियान जो है कब शुरू हुआ, 15 जून 2025 को जनजातीय कार्य मंत्रालय सरकार द्वारा शुरू किया गया धरती आबा जन भागीदारी अभियान भारत का अब तक का सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभियान है। तो ये धरती आबा जन भागीदारी अभियान शुरू कब हुआ, 15 जून 2025 को। किस मंत्रालय के तहत, मोटा यानी जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत शुरू हुआ है। इस अभियान का उद्देश्य है 31 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जनजातीय जिलों, 2900 प्लस ब्लॉकों और 270 अति संवेदनशील जनजाति यानी PVTG केंद्रित जिलों के लगभग 1 लाख से अधिक गांवों और बस्तियों में 5.5 करोड़ से अधिक जनजातीय नागरिकों तक सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ पहुंचाना है। बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ पर दे दी है, इसकी इतनी कोई फिलहाल ज़रूरत नहीं है, दिमाग खराब हो तो क्वेश्चन बना लेगा। बाकी देख लेते हैं। यह अभियान 15 जून से 15 जुलाई 2025 तक चलेगा, यानी 1 महीने का था, ठीक है। 15 जून को तो शुरू हुआ था और 15 जून से 15 जुलाई 2025 तक चलेगा, जिसे प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाअभियान यानी PM जनमन तथा धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान द्वारा क्रियान्वित किया गया है। तो किसके द्वारा ये जो धरती आबा जन भागीदारी अभियान है इसे किसके द्वारा क्रियान्वित किया गया है, प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाअभियान तथा धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत क्रियान्वित किया गया है 1 महीने के लिए, 15 जून से 15 जुलाई 2025 तक। फिर है माझी वसुंधरा अभियान 6.0। अब माझी से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि कहाँ की होगी, तो ये महाराष्ट्र सरकार ने योजना चलाई है जून 2025 में, ठीक है। यह 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक चलेगी। अभियान के तहत स्थानीय स्वशासी संस्थानों को इसके दायरे में लाया जाएगा। बस इस अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा है, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग कर रहा है, ठीक है। प्रतिभा सेतु योजना, अगर हम बात करें प्रतिभा सेतु योजना लॉन्च किसने की है, तो ये UPSC ने लॉन्च की है। प्रतिभा सेतु नामक एक नई योजना की शुरुआत की है। इसके तहत सरकार और निजी कंपनियों को उन प्रतिभागियों की जानकारी मिलेगी जिन्होंने देश की सबसे प्रतिस्पर्धी UPSC की सभी परीक्षाएं पास की है लेकिन अंतिम मेरिट सूची में जगह बनाने में असफल रहे हैं। तो कुल मिला के ये क्या है कि मान लो कोई एक बंदा UPSC का मतलब जो भी एग्जाम होते हैं उसमें प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, पर इंटरव्यू जब दिया, ठीक है, तो उसका जो फाइनल लिस्ट है उसमें नाम नहीं आया। तो ये क्या करेंगे, अब एक डेटा जो है वो प्रतिभा सेतु करके एक जो पोर्टल है वहां पर डाल देंगे। तो जो सरकारी कंपनियां होंगी और जो प्राइवेट कंपनियां होंगी, ठीक है, वो अगर इनको चाहेंगी तो अप्रोच कर सकती हैं। कुल मिला के यही सारी बात की गई है। फिर आगे देख लेते हैं। कौशल प्रदान करने के लिए क्या है, एक नव्या योजना शुरू की गई है, ठीक है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत @2047 विजन के अंतर्गत किशोरियों के लिए एक पायलट कौशल पहल नव्या, ठीक है, युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषण। तो ये जो नव्या योजना है बेसिकली किसके लिए शुरू की गई है, किशोरियों के लिए शुरू की गई है। और कब से, तो ये 24 जून, ठीक है, नव्या योजना 24 जून 2025 को कहाँ से शुरू हुई है, तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में आयोजित की गई है। बहुत चांसेस हैं कि इसको पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा ये जो नव्या योजना है शुरू हुई है 24 जून 2025 को। कहाँ से शुरू हुई है, तो ये सोनभद्र से शुरू हुई है। इस पायलट प्रोजेक्ट को 9 राज्यों के 27 जिलों में शुरू किया गया है, ठीक है। अभी फिलहाल जो योजना है ये पायलट मोड पे है, ठीक है। देश की नव्या योजना न्यूनतम 10वीं कक्षा तक तथा शिक्षा प्राप्त 16 से 18 वर्ष की लड़कियों को गैर पारंपरिक नौकरी भूमिकाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेगी। जो मैक्सिमम इनकी जो कैटेगरी दी गई है या पात्रता दी गई है वो ये है कि भाई 16 से 18 वर्ष के बीच की होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरी 10वीं कक्षा तक तो लगभग पढ़े होना चाहिए।
जो शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए वो 10वीं कक्षा की, और अगर हम उम्र की बात करें तो 16 से 18 वर्ष की होनी चाहिए। अब ये जो लड़कियां होंगी इन्हें गैर पारंपरिक, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, जो गैर पारंपरिक हैं उन नौकरी भूमिकाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह कार्यक्रम चलाएगा कौन या इसमें सहयोग कौन करेगा? तो यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा कौशल विकास मंत्रालय के बीच सहयोगात्मक प्रयास को दर्शाता है। तो बन सकता है कि कौन सी दो मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है, तो याद रखिएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। नव्या योजना क्योंकि किशोरियों से संबंधित है, मतलब लड़कियों से संबंधित है, तो इसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, और साथ में लड़कियों को क्या करना है? कौशल प्रदान करना है, तो इसमें कौशल विकास मंत्रालय भी जुड़ जाता है। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान 2025-26। ठीक है, तो 24 अप्रैल 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने विश्व टीकाकरण सप्ताह, अब आप ये याद रखो ये जो विश्व टीकाकरण सप्ताह है ये कब मनाया गया है? तो ये 24 से 30 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक है, 24 से 30 अप्रैल तक मनाया गया है विश्व टीकाकरण सप्ताह, और इसके पहले दिन यानी 24 अप्रैल को ही राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा। इस अभियान का उद्देश्य है कि 100% टीकाकरण कवरेज के साथ वर्ष 2025-26 तक भारत से खसरा एवं रुबेला को समाप्त करना है। तो खसरा एवं रुबेला को जो टारगेट दिया गया है खत्म करने का, वो कब तक है कि भाई 2025-26 तक खत्म कर देंगे अगर हम 100% टीकाकरण कर लेते हैं। और ये जो अभियान शुरू हुआ है ये 24 अप्रैल को शुरू हुआ है। ठीक है, क्योंकि विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल को मनाया जाता है, तो उसके पहले दिन ही जेपी नड्डा ने इस अभियान की शुरुआत की है। रुबेला, जिसे जर्मन खसरा या 3 दिवसीय खसरा भी कहा जाता है, एक हल्का वायरल रोग है। तो आपको ये यहाँ पर चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, टारगेट भी याद रखना है, कब शुरू हुआ, विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया गया, और इस अभियान को शुरू किसने किया। ठीक है, एक पेड़ माँ के नाम 2.0। 5 जून 2025 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली से एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण हेतु जन भागीदारी को बढ़ावा देना है, और इसे मिशन लाइफ के तहत संचालित किया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है, एक पेड़ माँ के नाम 2.0। ठीक है, ये पहल किसने शुरू की है? धर्मेंद्र प्रधान ने शुरू की है। कब शुरू की है? 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू की है। कहाँ से की है? नई दिल्ली से की है। ठीक है, इतना डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आजकल दिमाग खराब रहता है, हो सकता है वो किस हिसाब से क्वेश्चन बना ले उन लोग। ठीक है, अलग ही लेवल पे उनका दिमाग चल रहा है आजकल। तो याद रखिएगा, एक पेड़ माँ के नाम 2.0 धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली से शुरुआत की है 5 जून 2025 को। अगर हम पहले संस्करण की बात करेंगे तो 5 जून 2024 को इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। ठीक है, अगला है गुजरात की भूखी नदी को पुनर्जीवित करने की परियोजना। ठीक है, भूखी नदी है, कहाँ है? गुजरात में है। 28 मई 2025 को भाई शुरू किया गया है कि भूखी नदी को हमें पुनर्जीवित करना है। अब ये जो परियोजना है इसमें पैसा लगेगा। अब ये पैसा कौन दे रहा है? तो परियोजना को वित्तीय सहयोग दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी अपने CSR के अंतर्गत प्रदान कर रही है। कौन दे रहा है? दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी जो है वो भूखी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए जो पैसा लगेगा वो देगी। ठीक है, बस इतना याद रखना है। फिर है सागर में सम्मान पहल 2025। 18 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस। अब याद रखना, ये जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस है ये कब मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है। तो 18 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस के अवसर पर केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल ने इस अवसर पर सागर में सम्मान नीति पहल का अनावरण किया। उद्देश्य क्या है? ये जो समुद्री परिचालन है, ठीक है, इसमें महिलाओं की भागीदारी, सुरक्षा, कौशल विकास, नेतृत्व और समान अवसर सुनिश्चित कर लैंगिक समानता युक्त समुद्री कार्यबल का निर्माण करना है। तो कुल मिलाकर जो समुद्री क्षेत्र है उसमें महिलाओं की जो मतलब सहभागिता है उसको बढ़ाना है। ठीक है, इस पहल का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक तकनीकी समुद्री भूमिकाओं में 12% महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। 2030 तक टारगेट क्या है? 12%। ठीक है, 12% महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है तकनीकी समुद्री भूमिका, यानी जो टेक्निकल एरिया होता है समुद्री एरिया में, ठीक है, समुद्री क्षेत्र में, उसमें इनकी योग्यता बढ़ानी है या उनकी सहभागिता बढ़ानी है, योगदान बढ़ाना है 12% 2030 तक। स्वावलंबनी कार्यक्रम की बात करें, 7 फरवरी 2025 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग। तो ये आपको याद रखना है, ये जो स्वावलंबनी कार्यक्रम है, ठीक है, ये एक तो कब शुरू हुआ है? 7 फरवरी। अब इतना याद रखना, डेट भले ना याद रखना 7 फरवरी, फिर भी ये याद रखना है कि फरवरी 2025 में स्वावलंबनी कार्यक्रम शुरू किया गया है। मंत्रालय की अगर हम बात करें तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, और उसके साथ नीति आयोग ने बोला हम भी चलेंगे, तो नीति आयोग भी जुड़ गया। ठीक है, तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय प्लस नीति आयोग ने मिलकर स्वावलंबनी कार्यक्रम 7 फरवरी 2025 को शुरू किया है। और कहाँ किया है? तो ये मेघालय और असम में शुरू किया है। ठीक है, पूरे देश में नहीं शुरू हुआ है, मेघालय और असम में। पूछ सकता है, हो सकता है ऐसे पूछ ले कि स्वावलंबनी कार्यक्रम निम्नलिखित में से किन राज्यों में शुरू किया गया या किन
उत्तर पूर्व के राज्यों में शुरू किया गया, तो याद रखिएगा मेघालय और असम में शुरू किया गया है। ठीक है, इस पहल का उद्देश्य है पूर्वोत्तर के चुने हुए उच्च शिक्षण संस्थानों में महिलाओं को उद्यमी मानसिकता, संसाधन और व्यावसायिक सफलता हेतु मार्गदर्शन प्रदान करके सशक्त बनाना है। इसमें उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम स्वावलंबनी के माध्यम से 600 महिला छात्राओं को, कितनी, यहाँ पर एक टारगेट रखा गया है कि भाई 600 महिला छात्राएं हैं, उन्हें संरचित प्रशिक्षण व उद्यमिता से परिचित कराने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, फिलहाल कितनी संख्या है, 600 महिला छात्राएं हैं। कहाँ शुरू हुई है, मेघालय और असम में शुरू की गई है, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय प्लस नीति आयोग के सहयोग से 7 फरवरी 2025 को। फिर है प्रधानमंत्री युवा मेंटरशिप योजना 3.0। तो शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री युवा लेखक मेंटरशिप योजना पीएम युवा 3.0 को 11 मार्च 2025 को लॉन्च किया है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है, शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है, जो 30 वर्ष से कम है, याद रखना, कैटेगरी याद रखिएगा, जो 30 वर्ष से कम है, 30 वर्ष से कम उम्र के युवा लेखकों को प्रशिक्षित करना है ताकि वे भारत में पठन पाठन और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दे सकें। पुस्तक संस्कृति लिखा है, पीडीएफ संस्कृति नहीं। ठीक है, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दे सकें, साथ ही भारतीय साहित्य को वैश्विक मंच में प्रस्तुत कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी योजना के अगर हम क्रियान्वयन की बात करें, यह पिछले 2 सफल संस्करणों के बाद आया है, जिनमें 22 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में भागीदारी देखी गई है। अगर हम योजना के क्रियान्वयन की बात करें, यानी ये जो प्रधानमंत्री युवा मेंटरशिप योजना 3.0 है, इसका कार्यान्वयन कौन कर रहा है, तो एनबीटी के तहत, ठीक है, नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा ये क्रियान्वित की जा रही है। योजना की मेंटरशिप की अवधि की बात करें तो 30 जून 2025 से शुरू होकर 30 दिसंबर 2025 तक ये योजना चलेगी, यानी 6 महीने की मेंटरशिप अवधि है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है बायोसारथी पहल। तो भारत सरकार ने भारतीय बायोटेक स्टार्टअप को उनकी घरेलू और वैश्विक पहुंच तथा व्यवसाय विस्तार में सहायता करने के लिए बायोसारथी पहल शुरू की है। ठीक है, किसके लिए, जो भारतीय बायोटेक स्टार्टअप हैं उनकी पहुंच, ठीक है, उनकी पहुंच और व्यवसाय को विस्तार में सहायता देने के लिए, इसलिए ये पहल जो शुरू की गई है। और 21 मार्च 2025 को नई दिल्ली में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका अनावरण किया है। ठीक है, तो ये जो बायोसारथी पहल है 21 मार्च 2025 को शुरू हुई है, और किसने अनावरण किया है इस योजना का, केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। ठीक है, यह समारोह जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद यानी बिराक के 13वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था, और भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 जारी की गई थी। इसके मतलब इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, ठीक है, उस पर एमसीक्यू बना के मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किए थे, उम्मीद है कि आप लोगों ने वो किया होगा। ठीक है, बायोसारथी पहल एक 6 महीने का कार्यक्रम होगा जो संरचित मेंटर मेंटी जुड़ाव को बढ़ावा देगा। मेंटर कौन होता है, एक अनुभवी व्यक्ति होता है जो स्टार्टअप उद्यमी को चुनौतियों से निपटने में मार्गदर्शन देता है। तो कुल मिलाकर एक मेंटरशिप प्रोग्राम टाइप का होगा। ठीक है, 6 महीने का, तो बस इतना याद रखना बायोसारथी पहल। फिर है सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। 4 मार्च 2025 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 1 वर्ष तक चलने वाले सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का शुभारंभ किया गया। तो आपको याद रखना है, जो सशक्त पंचायत नेत्री अभियान है शुरू कब हुआ, 4 मार्च को शुरू किया गया। ठीक है, किसके द्वारा, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। अवधि क्या होगी, 1 वर्ष की अवधि होगी इसकी। और अगर हम बात करें, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो यह अभियान पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण हस्तक्षेपों को मजबूत करने के लिए रणनीतिक एक पहल है। जैसे अगर आपने पंचायत सीजन देखा होगा, ठीक है, तो पंचायत सीजन में जो प्रधान होती है वो मंजू देवी, लेकिन जो उनका काम करते हैं वो उनके पति कर रहे होते हैं। तो कुल मिला के क्या है कि जो महिला प्रतिनिधि चुनी जाती है वो आगे से लीड करे, मतलब उनके परिवार वाले वो काम ना करें, वो आगे से लीड करके वो सारी चीज़ें करें। तो कुल मिला के यही एक मतलब इसका मेन मोटो यही है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि उनकी नेतृत्व क्षमता को तेज करना, निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करना, यानी डिसीजन मेकिंग उनकी जो है वो अच्छी करना है। ठीक है, जो वो नेतृत्व कर सकती हैं उसको अच्छा करना है, तो ये इसका उद्देश्य है। फिर इस कार्यक्रम में 1200 से अधिक महिला पंचायत प्रतिनिधि विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कार्यशाला में भाग लेंगी। ठीक है, 1200 से अधिक महिला पंचायत प्रतिनिधि होंगी इसमें। अगला है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना। ठीक है, ONOS योजना की बात करें तो कब शुरू हुई है, 1 जनवरी 2025 को योजना शुरू की गई है। इस योजना को अगर मंजूरी बात करें तो 25 नवंबर 2024 को योजना को मंजूरी मिल गई थी। तो दोनों डेट याद रखना, जिस हिसाब से अगर क्रोनोलॉजी सेट करने को आए, वैसे तो 1 जनवरी 2025 आपको अच्छे से याद रखना है। ONOS का उद्देश्य क्या है कि छात्रों को शोध और शैक्षणिक संसाधनों तक सरलता से पहुंच प्रदान करना। ठीक है, इसमें मुख्यतः IIT जैसे सरकारी वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों के लगभग 18 मिलियन छात्र मुफ्त में अकादमिक पत्रिकाओं और शोध लेखों का लाभ उठा सकेंगे। योजना का लक्ष्य क्या है कि टियर 2 और जो टियर 3 शहर हैं
उनके छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली अनुसंधान संसाधनों तक समान पहुंच प्रदान करना। ठीक है, टियर 2 और टियर 3 शहरों पर बेसिकली इसका ज़्यादा फोकस रहेगा। अब जो क्रियान्वयन एजेंसी की अगर हम बात करें तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के तहत सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क यानी यूजीसी प्लस, ठीक है, यूजीसी और प्लस इन्फ्लिबनेट जो है ये इसका क्रियान्वयन करेंगे। वर्ष 2025, 26 और 27 के लिए ONOS पहल के लिए 6,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो अभी कुल मिला के 25, 26, 27 यानी 3 साल के लिए 6,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। फिर अगला है पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम। ठीक है, 6 जनवरी 2025 को आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में पंचायत से सदन 2.0 का उद्घाटन किया गया है। तो याद रखिएगा, पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम, ठीक है, कहाँ 6 जनवरी 2025 को कहाँ हुआ है? संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में आयोजित हुआ है। और इसका उद्घाटन किसने किया है पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम का? तो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। आयोजन किसने किया है? उद्घाटन आपने याद कर लिया कि उद्घाटन किसने किया है? ओम बिरला जो है, ठीक है, इन्होंने उद्घाटन किया है। और अगर हम आयोजन की बात करें तो आयोजन किया है राष्ट्रीय महिला आयोग एवं लोकसभा सचिवालय द्वारा जनजाति मामलों के मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। यानी राष्ट्रीय महिला आयोग इसमें इन्वॉल्व है और साथ ही जनजाति मामलों का जो मंत्रालय है वो भी इन्वॉल्व है। इसका उद्देश्य है कि पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में विविध पृष्ठभूमि से निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को संवैधानिक प्रावधानों, संसदीय प्रक्रियाओं तथा शासन संबंधी जानकारी प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना। अब ये जो 1.0 का आयोजन है, ठीक है, पंचायत से संसद, ये जनवरी 2024 में शुरू किया गया था, जिसमें 500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था। फिर है शतावरी, बेहतर स्वास्थ्य के लिए। अब ये क्या है कि आयुष मंत्रालय ने 6 फरवरी 2025 को शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नामक प्रजाति विशेष अभियान की शुरुआत की है। तो ये अभियान कब शुरू हुआ है? 6 फरवरी 2025 को शुरू हुआ है और किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य है शतावरी के औषधीय लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। तो कुल मिला के जो शतावरी है ये क्या है? एक औषधि रूप में इसका यूज किया जाएगा और इसके मतलब जागरूकता बढ़ाने के लिए 6 फरवरी 2025 को शतावरी अभियान शुरू किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। अगला है क्रूज भारत मिशन। तो 30 सितंबर 2024 को केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की है। ठीक है, तो ये क्रूज भारत मिशन कब शुरू हुआ है? 30 सितंबर 2024 को शुरू हुआ है। और कहाँ से शुरू हुआ है? तो ये मुंबई बंदरगाह से शुरू हुआ है। मिशन का लक्ष्य है कि वर्ष 2029 तक भारत में क्रूज पर्यटकों की संख्या में 10 लाख तक की वृद्धि और 4 लाख रोजगार सृजित करना है। ठीक है, तो जो क्रूज पर्यटन है उसे वैश्विक केंद्र के रूप में बनने के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना, मतलब क्रूज पर्यटन जो है उसको बेसिकली आगे प्रमोट करना है। तो ये इसका लक्ष्य है। मिशन को 3 चरणों में लागू किया जाएगा, जो 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होकर 31 मार्च 2029 तक चलेगा। तो ये आपको याद रखना है कि जो क्रूज भारत मिशन है ये कब से कब तक है? 1 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ है और 31 मार्च 2029 तक की अवधि तक चलेगा। कार्यक्रम शुरू कहाँ से हुआ है? मुंबई बंदरगाह से शुरू हुआ है। ठीक है, और उद्देश्य क्या है? ये जो क्रूज पर्यटन है बेसिकली इसको बढ़ावा देना है। अगला है एनपीएस वात्सल्य योजना। तो ये 18 सितंबर 2024 को, ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, इन्होंने 18 सितंबर 2024 को एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत की है। दिल्ली सहित देश भर में 75 स्थानों पर इस योजना को लॉन्च किया गया है। ठीक है, यह है क्या? तो यह नई पहल बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शुरू की गई है, जो देश की पेंशन प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्यों शुरू की गई है? बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करना है, इसलिए ये पेंशन प्रणाली टाइप की है, इसको शुरू किया गया है। यह योजना बच्चों के लिए पहले से चल रही राष्ट्रीय पेंशन योजना का विस्तार है। अब इसको जो ये योजना है एनपीएस वात्सल्य योजना, इसको क्रियान्वित कौन करेगा? तो पफरडा, ठीक है, PFRDA पफरडा जो है वो इसको क्रियान्वित करेगा, यानी पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा ये कार्यान्वित की जाएगी। इस योजना में माता पिता बच्चे के नाम पर सालाना 1,000 रुपए का न्यूनतम निवेश कर सकते हैं। न्यूनतम निवेश की बात की जा रही है, कितना? सालाना 1,000 रुपए का न्यूनतम निवेश कर सकते हैं माता पिता बच्चे के नाम पर। हो सकता है राशि पूछ ले, तो याद रखिएगा 3 साल के बच्चे के माता पिता पेंशन फंड में अगर हर महीने 10,000 रुपए का निवेश करेंगे तो बच्चे के 18 साल का होने यानी 15 वर्षों में वे कुल 18 लाख रुपए का निवेश करेंगे। इस अवधि तक 14.28% सालाना रिटर्न के हिसाब से 18 लाख रुपए का निवेश बढ़कर 63 लाख रुपए हो जाएगा। तो कुल मिला के 14.28% सालाना रिटर्न भी इस पे मिलेगा। ठीक है,
और अगर वो ऐसा करते हैं 15 वर्ष जमा करते हैं तब की बात की जा रही है कितना पैसा हो जाएगा। बाकी इसमें एक क्राइटेरिया डिसाइड की गई है कि माता पिता बच्चे के नाम पर सालाना 1000 रुपए का तो न्यूनतम निवेश कर सकते हैं, ये इसमें एक क्राइटेरिया है। कार्यान्वयन कर रहा है पफरडा, ठीक है। शुरू कब हुई है? 18 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, और किस लिए? बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए। फिर है अगला मौसम मिशन। तो ये कब शुरू हुआ? ये 11 सितंबर को शुरू हुआ है मौसम मिशन। 11 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 2 वर्षों के लिए, ठीक है, मौसम मिशन जो है ये 2 वर्षों के लिए है। 2000 करोड़ रुपए इसको मिला है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस मिशन को लागू करने का एक नोडल निकाय है। कौन लागू करेगा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय लागू करेगा। उद्देश्य क्या होगा? वायुमंडलीय विज्ञान, मौसम निगरानी, मॉडलिंग, पूर्वानुमान और प्रबंधन में अनुसंधान और विकास तथा क्षमता को बढ़ावा देना होगा। तो मौसम मिशन 11 सितंबर 2024 को शुरू हुआ। नोडल मंत्रालय होगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। 2 वर्षों के लिए शुरू हुआ है। 2000 करोड़ रुपए का बजट मिला है। अगला है मसाला निर्यात इलायची उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए स्पाइस्ड योजना, ठीक है। तो ये क्या है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन है भारतीय मसाला बोर्ड। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये जो भारतीय मसाला बोर्ड है किसके अधीन है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन है। तो भारतीय मसाला बोर्ड ने मसाला निर्यात और इलायची उत्पादकता को बढ़ाने के लिए 4 सितंबर 2024 को, ये जो स्पाइस योजना आई है कब आई है? 4 सितंबर 2024 को आई है, ठीक है। 5वें वित्त आयोग चक्र का हिस्सा इस पहल का उद्देश्य विभिन्न लक्षित कार्यक्रमों के माध्यम से, ये 5वें नहीं होगा, यहाँ 15वें होगा, ठीक है, मसाला क्षेत्र में फसल के बाद की गुणवत्ता में सुधार करना तथा नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देना है। यहाँ पर देखिए लिखा है 15वें वित्त आयोग के शेष चक्र के दौरान इसे लागू किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में शुरू होने वाली इस योजना को 422.30 करोड़ रुपए के बजट के साथ मंजूरी दे दी गई है। अगर हम स्पाइस की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होगा सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। और इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य मसालों और मूल्यवर्धित मसाला उत्पादों के निर्यात में उल्लेखनीय सुधार करना। तो कुल मिला के इतना याद रखो, स्पाइस्ड योजना जो है किसने शुरू की है? भारतीय मसाला बोर्ड ने। कब शुरू की है? सितंबर 2024 को, ठीक है। बाकी इसका लक्ष्य क्या है? मसालों और मूल्यवर्धित मसाला उत्पादों के निर्यात में उल्लेखनीय सुधार करना। तो ये कुछ प्रमुख योजनाएं थी। अगला सेगमेंट है आयोग और समितियां, वो देख लेते हैं। जैसे पहले है राजीव गौबा के नेतृत्व में 2 उच्च स्तरीय समिति का गठन हुआ है। तो एक तो भारत सरकार ने नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं राजीव गौबा, ठीक है, और पूर्व कैबिनेट सचिव भी हैं। इनके नेतृत्व में हाल ही में 2 उच्च स्तरीय समितियां गठित की हैं। इन समितियों का उद्देश्य है कि अगली पीढ़ी के सुधारों को तेजी से लागू करना और विकसित भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र की महत्वाकांक्षी दृष्टि को साकार करना है। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो है क्राइटेरिया देंगे कि भाई विकसित भारत 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनना है, तो उसके एवज में भारत को क्या क्या करना होगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें ये अब जो कमेटी बनी है ये कुछ सुझाव देंगे। तो ये याद रखना है आपने कि ये जो राजीव गौबा कमेटी बनी है ये बेसिकली क्या है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें की जानी चाहिए, ये सारी चीज़ें ये बताएंगे। यह समिति 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने हेतु तो दीर्घकालिक नीतियों और कार्य योजनाओं पर रणनीति बनाएगी। तो बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। साथ ही कैबिनेट सचिव TVS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय विनियामक सुधार समिति भी गठित की गई है ताकि राज्यों में मौजूद अड़चनों को दूर किया जा सके। तो ये भी आपको याद रखना है कि राज्यों में जो मौजूद अड़चन है उसको दूर करने के लिए एक राज्य स्तरीय विनियामक सुधार समिति बनाई गई है। उसके अध्यक्ष कौन है? TVS स्वामीनाथन है, ठीक है। राजीव गौबा और TVS स्वामीनाथन अलग अलग दोनों की कमेटी है, याद रखना आपने। फिर अगला है भारत के पहले व्यापक आय सर्वेक्षण पर विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है। अब ये जो विशेषज्ञ समूह है 23 जून 2025 को 2026 में देश का पहला व्यापक घरेलू आय सर्वेक्षण आयोजित करने की घोषणा की गई है। तो देश का पहला व्यापक घरेलू आय सर्वेक्षण आयोजित किया जाएगा कब? 2026 में। और इसकी जो अध्यक्षता है, ठीक है, इस सर्वेक्षण को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ समूह बनाया गया है जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? डॉक्टर सुरजीत एस भल्ला कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। गोविंद मोहन कमेटी की बात करें तो सिर्फ इतना याद रखना है, जो गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट मतलब दुर्घटनाग्रस्त हुई थी AI 171, उसकी जांच करने के लिए जो कमेटी गठित की गई थी उसका नाम है गोविंद मोहन, ठीक है, गोविंद मोहन कमेटी। भुगतान प्रणालियों की निगरानी हेतु 6 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया है। किसके लिए? भुगतान प्रणाली, ठीक है। तो RBI गवर्नर है संजय मल्होत्रा, इनकी अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय भुगतान विनियामक बोर्ड यानी PRB द्वारा देश में भुगतान प्रणालियों पर नजर रखेगा। अब ये जो PRB है, ठीक है, ये क्या करेगा? देश में जो भुगतान प्रणालियां हैं उन पर नजर रखेगा।
इसमें केंद्र सरकार के 3 नामित व्यक्ति भी शामिल होंगे। तो ये जो 6 सदस्यीय बोर्ड है, इसमें जो 3 सदस्य होंगे वो केंद्र सरकार के द्वारा नामित किए जाएंगे। अधिसूचना के अनुसार पीआरबी की अध्यक्षता कौन करेगा? आरबीआई गवर्नर करेंगे। और भुगतान निपटान प्रणाली के प्रभारी डिप्टी गवर्नर होंगे। अध्यक्षता पीआरबी की गवर्नर करेंगे, आरबीआई गवर्नर। बाकी भुगतान निपटान प्रणाली के जो प्रभारी होंगे वो डिप्टी गवर्नर होंगे। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और केंद्रीय बैंक के अधिकारी बोर्ड के पदेन सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। तो ये याद रखना है। फिर है कोचिंग संस्थानों पर छात्रों की बढ़ती निर्भरता की जांच हेतु एक समिति का गठन किया गया है और उस समिति का नाम क्या है? विनीत जोशी। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि विनीत जोशी जो कमेटी बनी है वो किस लिए बनी है? ये जो छात्र हैं ये बहुत ज़्यादा कोचिंग जो कर रहे हैं, कोचिंग संस्थानों पर जो उनकी निर्भरता बढ़ रही है उसकी जाँच करने के लिए विनीत जोशी कमेटी बनाई गई है। दिनेश खारा, ये भी आपको याद रखना है, पहले भी आपने पढ़ा होगा। ये जो इरडाई ने बीमा अधिनियम 1938, ठीक है, बीमा अधिनियम 1938 की समीक्षा के लिए जो एक कमेटी बनाई है उसके अध्यक्ष हैं कौन? दिनेश खारा। इतना याद रखना, दिनेश खारा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। ठीक है। अगला है एम.के. जैन समिति। तो आरबीआई ने 20 जनवरी 2025 को यूनिवर्सल बैंकों और स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए आवेदन मूल्यांकन हेतु एक नई स्थायी बाहरी सलाहकार समिति का गठन किया है। तो ये जो एम.के. जैन समिति है ये क्या करेगी? ये जो यूनिवर्सल बैंक है और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जो आवेदन आते हैं, ठीक है, उनका मूल्यांकन करना है बेसिकली। तो इसके लिए कमेटी गठित की गई है जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एम.के. जैन। तो फिलहाल कुल मिला के इतना ही था। अगला सेगमेंट होगा प्रदर्शनी, सम्मेलन, मेले, महोत्सव, और ये भी हम बहुत जल्दी निपटा लेंगे।